हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु सर फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। तो हमारा करंट चैप्टर का जो है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, साथ में वीडियो लेक्चर के साथ लगभग खत्म हो चुका है। तो हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से अब क्वेश्चंस करते हैं आज। तो हमारे यहाँ पे बोर्ड पे 2 क्वेश्चन है अपने पास। अब दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। पहले ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, इसको स्टेप वाइज समझते हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मेटल वायर ऑफ आर, रेजिस्टेंस जो है मेटल वायर का 3 ओम है, इज इलोंगेटेड टू मेक यूनिफॉर्म वायर ऑफ डबल ऑफ इट्स प्रीवियस लेंथ। मतलब एक मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 3 ओम। अब उसी वायर को लंबा किया गया है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के साथ। लंबा किया गया लेकिन क्रॉस सेक्शन अभी भी यूनिफॉर्म है, और इसका जो लंबा करने के बाद लेंथ जो हो रहा है वो डबल हो जा रहा है जो प्रीवियस लेंथ था उसका। मतलब नया वाला जो एल आ रहा है, एल डैश अगर बोले तो वो 2 टाइम्स आ रहा है प्रीवियस वाले एल का। बोल रहा है दिस न्यू वायर इज बेंट, इसको बेंट किया गया है, एंड द एंड्स ज्वाइंट टू मेक ए सर्किल। अब इसी वायर को, पहले ये एल लेंथ का वायर था, इस वायर को इलोंगेट करके एल डैश कर दिया गया जो कि 2 टाइम्स इसका लेंथ का हो गया है। सेम वायर है, और इस वायर को बोल रहा है कि बेंट करके आपको सर्किल में कन्वर्ट कर दिया है। इसी वायर के दोनों एंड को जोड़ के सर्किल बना दिया है, और बोल रहा है कोई 2 पॉइंट, इफ 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्किल, उसी सर्किल के 2 पॉइंट अगर मेक एन एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। मान लेते हैं कोई 2 पॉइंट यहाँ है सर्किल पे जो कि 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है सेंटर पे। फाइंड करना है आपको आर इक्विवेलेंट बिटवीन दिस पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट ए और बी अगर मान ले ये 2 पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच क्या रेसिस्टेंस होगा उसका इक्विवेलेंट आपको बताना है। इनिशियली क्या है हमारा आर, एल लेंथ का वायर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम। इसी एल लेंथ के वायर को अगर लंबा करके 2L कर दिया गया है लेंथ, तो क्या हो जाएगा आपका। पहले रेसिस्टेंस का अगर देखें तो डिपेंडेंसी क्या होता है, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, और एल के साथ हम वेरिएशन कर रहे हैं तो नीचे हम कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। एल इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू एल अगर करें तो ए इंटू एल एरिया और क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम, रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बी, वॉल्यूम। आप देखोगे वायर तो सेम ही है, इसी वायर को लंबा किया गया है 2L लेंथ तक, तो वॉल्यूम तो रिमेन सेम रहेगा। तो ये फैक्टर आपका चेंज नहीं होगा। साथ में ये रो वायर का नेचर है वो भी चेंज नहीं हो रहा है आपका, तो आपका चेंज नहीं हो रहा है ये दोनों। तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है आपका रेसिस्टेंस जो है वायर का, वो एल स्क्वायर पे, उसके लेंथ के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम देखते हैं इनिशियली यही रेसिस्टेंस हमारा जब लेंथ एल है तो आर इनिशियल क्या है हमारा 3 ओम। इस समय हमारा क्या है फॉर्मूला, रो एल स्क्वायर बाय बी। अब ये एल चेंज होके हमारा आर, एल चेंज होके एल डैश हो गया जो कि 2 टाइम्स हो गया एल का। तो हमारा फाइनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा वायर का, रो सेम वायर है तो रो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम वही रहेगा वायर का, सेम वायर को आप इलोंगेट किए हैं, और एल क्या हो जाएगा एल डैश का स्क्वायर। यहाँ से एल डैश को अगर गिवन डेटा से पुट करें तो आपका हो जाएगा ये 2L का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। यहाँ से 4 टाइम्स रो एल स्क्वायर बाय बी। ये पूरा डेटा आपका पिछले वाले डेटा का ही है। इसका कुल वैल्यू कितना है 3 ओम, और यहाँ से 4 टाइम्स, मतलब आपका जो नया वाला रेसिस्टेंस हो गया वायर का इलोंगेट करने के बाद वो कितना बन गया 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेसिस्टेंस, तो टोटल हो गया 12 ओम। मतलब अब ये जो वायर है आपका नया ये 12 ओम का हो गया। इसी वायर को आपको बेंड करके फॉर्म किया है सर्किल, सर्किल फॉर्म कर दे रहे हैं, और बोल रहा है सर्किल पे 2 कोई पॉइंट है ए और बी जो कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, और बताना है आपको इस ए बी के अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस होगा। आप देखोगे तो ये पूरा सर्किल पे जो रेजिस्टेंस अब है, पूरे इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। तो इस सर्किल में पूरा एंगल कितना हमारा फॉर्म हो रहा है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में कितना 12 ओम बट जा रहा है, 12 ओम पूरे 360 डिग्री में बट गया है। और ये 60 डिग्री वाला हाफ, ये वाला पार्ट कितना रेजिस्टेंस अगर हमारा बोले R1 मान लेते हैं, और रेस्ट ये वाला पार्ट R2 अगर हो, तो R1
जो बन रहा है आपका रेजिस्टेंस वो कितने वाले पार्ट की वजह से, वो वाला पार्ट जो कि 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। 360 में 12 ओम था, तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, 12/360 इंटू 60, मतलब डिवाइडेड बाय तो 6 टाइम, तो R1 हो जाएगा आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका 2 ओम। तो रेस्ट जो बच गया वो 10 ओम, R2 जो हो गया वो 10 ओम हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और बाकी आप इसके एंगल वाले मेथड से भी, कि रेस्ट वाले का एंगल कितना बच रहा है, 60 वो बना रखा है, तो ये बचेगा आपका 360 माइनस 60 मतलब 300, तो 12/360 इंटू 300 आपका आंसर आ जाएगा वहां से 10 ओम। आपके पास R1 और R2 आ चुका है, और आप ध्यान से अगर देखें R1 और R2 एक दूसरे के साथ, R1 और ये रहा R2 एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब इसके डेटा को यहाँ पुट करते हैं। R1 हमारा 2 ओम आया है 2, और R2 आया है 10 ओम। 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10, यहाँ से हो गया 20 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 10/6, 5/3 ओम। ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आप देखना, और ये आपका आंसर आ गया 5/3 ओम। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक वायर है, मेटल वायर, जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। इस वायर को इलोंगेट किया गया है और लेंथ को डबल कर दिया गया है इलोंगेट करके। तो नया वायर जो बन के आया है आपका, उस वायर को अगेन इसी नया वायर को बेंड करके सर्किल में फॉर्म किया गया है, सर्किल फॉर्म कर दिया है। पहले तो हम जब ये इलोंगेट किए तो रेजिस्टेंस देखे हमारा इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स हो गया, 12 ओम हो गया। अब इसी को जब सर्किल में फॉर्म कर दिए तो बोल रहा है कोई 2 पॉइंट ले, सर्किल पे 2 पॉइंट है जो कि उसके सेंटर पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, और बताना है आपको उस 2 पॉइंट के अबाउट क्या इसका रेसिस्टेंस होगा। तो आप देखो यहाँ पे ए बी 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, और इसके अपर वाले पार्ट का R1 मान लेते रेसिस्टेंस, लोअर वाले का R2। अपर वाले पार्ट में कितना हिस्सा आ रहा है लेंथ का, R1 कितना हिस्सा आएगा, वो 60 डिग्री की वजह से आएगा। अब देखोगे तो टोटल में बटा है 360 में 12 ओम, तो 60 डिग्री में आपका निकल के आया 2 ओम। और तो नीचे वाले पार्ट का R2 का आ गया 10 ओम। आप देखो दोनों आपस में किस, अगर इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे ए बी के, तो ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल के ले आए हम, आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया 5/3 ओम। अब इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। इसको अच्छे से आप नोट कर लो, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि ऑन इंटरचेंजिंग द रेसिस्टेंस, ऑन इंटरचेंजिंग द रेसिस्टेंस द बीपी, बीपी मतलब बैलेंस पॉइंट को यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख दिए हैं बीपी, बैलेंस पॉइंट ऑफ ए मीटर ब्रिज। बोल रहा है कि इंटरचेंज करने पे, रेसिस्टेंस को इंटरचेंज करने पे बैलेंस पॉइंट जो है मीटर ब्रिज का वो शिफ्ट हो जा रहा है टू लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट हो जा रहा है, बाएं तरफ शिफ्ट हो जा रहा है बाय 10 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज के बाएं तरफ शिफ्ट हो जा रहा है 10 सेंटीमीटर से। अगर इसको डायग्राम बना ले तो जल्दी आपको क्लियर लगेगा। कुछ मीटर ब्रिज में कुछ ऐसा रहता है कॉम्बिनेशन, ऊपर में 2 रेसिस्टेंस, नीचे आपका मीटर ब्रिज का लेंथ ए बी, लेंथ जो उसका मीटर ब्रिज का 1 मीटर का ये लेंथ होता है ए बी का वायर बोल रहा है। और यहाँ आप कनेक्शन करके देखते हैं कहाँ पे आपको बैलेंस पॉइंट मिलता है, ये चेक करते हैं। बोल रहा है जब ये R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं इसके पोजीशन को, तो ये जो बैलेंस पॉइंट है अभी जहां पे मिल रहा है ये शिफ्ट होके और 10 सेंटीमीटर इसके क्लोज आ जा रहा है, लेफ्ट आ जा रहा है 10 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि ये जो ऊपर में जिसको इंटरचेंज कर रहे थे 2 रेसिस्टेंस को, उनके कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस है, बोल रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम। मतलब R1 प्लस R2 दे रखा है आपको 1 किलो ओम इन दोनों के कॉम्बिनेशन का ऑन द लेफ्ट स्लोप। तो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच वाज द रेसिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लोप बिफोर इंटरचेंज। मतलब बिफोर इंटरचेंज जो रेसिस्टेंस लेफ्ट साइड था वो कितना था, वैल्यू उसका हमको निकाल के लाना है। तो हम इनिशियल
हमारा है सर्किट में ये इनिशियली सर्किट में R1 लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, R2 आपका राइट साइड में। और मान लेते हैं हमारा बैलेंस पॉइंट कहीं x डिस्टेंस पे मिला A से, तो रेस्ट इधर कितना बच जा रहा है आपका 100 माइनस एक्स, सिंपल 100 माइनस एक्स बच जा रहा है। और आप बैलेंस पॉइंट मिल चुका है तो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहा है। आप यहां से अगर लिखे हम तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या हो जा रहा है x अपॉन 100 माइनस एक्स। जब इसके पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दे तो सर्किट कैसा बन जाएगा, R1 के जगह R2 आ जाएगा और R2 की जगह R1, ठीक है। तो नीचे आपका बैलेंस पॉइंट क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है बैलेंस पॉइंट और क्लोज आ जा रहा है 10 सेंटीमीटर क्लोज आ जा रहा है, इसके लेफ्ट आ जा रहा है, एक्चुअली बोल रहा है लेफ्ट साइड और 10 सेंटीमीटर आ जा रहा है यहाँ से x से। अब ये घट के x माइनस 10 हो जा रहा है, या तो ये बोल सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं। अगर इसको देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और क्लोज आ गया। इनिशियली कितना पे था x पे, तो अब बन गया ये x माइनस 10। तो रेस्ट इधर कितना बच गया 100 माइनस एक्स माइनस 10, मतलब 90 माइनस एक्स। क्या रेस्ट जो बचा वो 100 माइनस एक्स माइनस 10, तो यहां से कितना हो गया 90 माइनस एक्स, ये हो गया। और बोल रहा है आपको क्या कि ये जो वैल्यू है R1 बाय R2, इस बार ये R2 बाय R1 क्या हो जाएगा। एक तरीका ये R2 बाय R1 यहां से आप लिख सकते हैं। R2 बाय R1 यहां से क्या हो जाएगा आपको x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 90 माइनस एक्स। और यही सेम वैल्यू यहां से भी आप निकाल सकते हैं, इसको रिवर्स कर दे तो 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स हो सकता है, होगा ही होगा, इसी का तो इंटरचेंज हुआ होगा। आप इसको यहां से लिख लीजिए या पुराने वाले पार्ट से भी कर सकते हैं। पुराने वाले पार्ट से ही करके देखें अगर कि आपका वैल्यू अब चेंज होके क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। और बोला है ये शिफ्टिंग कितने का 10 सेंटीमीटर का, मतलब इस बार जो हमारा डिफरेंस आना चाहिए, क्या आना चाहिए वो 10 सेंटीमीटर का। इनिशियली देखे तो ये लेंथ कितना था इनिशियली, अगर इस वाले फॉर्मूले से देखे तो ये हो गया होगा 100 माइनस एक्स और ये हो गया होगा एक्स। इंटरचेंज हुआ है तो लेंथ को भी आप इंटरचेंज कर दे, या तो इस फॉर्मूले से आप करिए या हम पुराने वाले से ही देखे तो x बाय 100 माइनस एक्स था। जब ये R1 R2 का पोजीशन ले लिया है और R2 R1 का, तो उसका खुद नीचे वाला बैलेंस का लेंथ भी तो इंटरचेंज हो गया होगा। ये 100 माइनस एक्स यहाँ और ये x यहाँ, और इस वाले फॉर्मूले से अगर देखें तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और हमको बोला है ये जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर डिक्रीज किया। इनिशियली कितना था ये, यहाँ से यहाँ तक x था, तो यहाँ से आप देखोगे तो आ जाएगा कुछ x माइनस 10 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स बोल सकते हैं, या तो आप x जो इनिशियल था माइनस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। ये यहाँ से देखो तो 2x इज इक्वल टू 110, x बराबर 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले में अब रख देते हैं R1 और R2 का वैल्यू। अगर R1 R2 की जगह x के वैल्यू को अगर रख दे 55 डिवाइडेड बाय नीचे 100 माइनस 55 तो 45, ये आपका रेशियो कितना आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 9। तो हमको निकाल के क्या लाना है कि इनिशियली जब इंटरचेंज नहीं किए थे उस समय लेफ्ट साइड वाले का क्या आया था। तो R2 को हम R1 के फॉर्म में कुछ लिख देते हैं। R2 को R1 के टर्म में अगर लिखे तो 9/11 इंटू R1 हो जाएगा। और आपके पास ये इक्वेशन गिवन है कि R1 प्लस R2 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम के बराबर है। तो आप इसमें इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1000 ओम। और यहाँ से R1 हमको R2 को R1 के टर्म में लिख दे अगर तो 9/11 R1 इज इक्वल टू 1000। यहाँ से हो जाएगा 20/11 R1 इज इक्वल टू 1000। यहाँ से R1 क्या आ जाएगा आपका 1000 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 20, तो कुछ आएगा वैल्यू कितना 0 0 कैंसिल 250 इंटू 11 तो हो जाएगा 550। रिजल्ट क्या आ गया R1 का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से रिजल्ट, और देखे तो R1 आ गया हमारा 550 ओम।
550 ओम। आप इसको फिर से देखते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से, क्या रहा था क्वेश्चन कि R1 R2 मतलब बोल रहा है कि जो मीटर ब्रिज है उसका जो रेसिस्टेंस है उसके पोजीशन को अगर इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो बैलेंस पॉइंट जो है हमारा शिफ्ट हो जा रहा है लेफ्ट साइड 10 सेंटीमीटर से। इनिशियल अगर मान लेते हैं हम R1 R2 अपने इनिशियल पोजीशन पे है तो x और 100 माइनस एक्स आ रहा है, उसका लिख दिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस करके ये। और गिवन है कि ये R1 R2 का कॉम्बिनेशन जो है उसका नेट रेसिस्टेंस आ रहा है 1 किलो ओम, मतलब R1 प्लस R2 1 किलो ओम के बराबर होगा। और बोल रहा है जब ये इंटरचेंज करेंगे R2 आपको R1 का पोजीशन और R1 R2 के पोजीशन पे ये वाला डायग्राम अगर बन जाए तो नीचे वाला पार्ट भी तो आपका इंटरचेंज हो जाएगा। रेशियो ये फॉर्मूला आपका मेंटेन तो रहना चाहिए, R2/R1 इज इक्वल टू, या तो आप क्वेश्चन के मुताबिक लिख ले कि x से ये x माइनस 10 हो गया है, या तो इसी फॉर्मूले को अगेन लिख दे 100 माइनस एक्स इज इक्वल बाय एक्स। और आपको पता है ये 100 माइनस एक्स जो हुआ है शिफ्ट होके ये x से कितना लेफ्ट हुआ है 10, तो मतलब x माइनस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। यहाँ से x हमारा 55 आ गया, 55 जैसे ही आया इस फॉर्मूले में हम पुट कर दिए, यहाँ से हमको निकाल के लाना है R1, तो इसीलिए हम R2 को R1 के टर्म में लिख लिए और ये जो गिवन डेटा था उसमें दोनों का वैल्यू को रख दिए। तो वहां से हमारा R1 कितना आ गया 550, R1 का वैल्यू हमारा आ गया 550 ओम। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम और 2 क्वेश्चन करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन हमारा ये वाला कि पोटेंशियोमीटर वायर AB हैविंग लेंथ L, पोटेंशियोमीटर का वायर जो है या डायग्राम देखें तो AB का लेंथ बोल रहा है L एंड द रेसिस्टेंस, इस वायर का रेसिस्टेंस बोल रहा है 12R है, इज ज्वाइंट टू अ सेल D, सेल D के साथ इसको ज्वाइंट किया गया है ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r। इसी AB वायर को ज्वाइंट किया गया है प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर में D सेल के साथ, जिस सेल का पोटेंशियल कितना EMF कितना है E और इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r। अब अगला स्टेप देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि ए सेल C हैविंग EMF E/2, एक नया सेल है जो C जिसका EMF E/2 है एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3R इज कनेक्टेड इन सेकेंडरी सर्किट। इस सेल को सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट किया गया है। प्राइमरी सर्किट में ये D सेल कनेक्टेड है और C जो है वो सेकेंडरी सर्किट में कनेक्टेड है। बोल रहा है इसको कनेक्ट करने के बाद द लेंथ ऑफ AJ, ये जैक जो आप स्लाइड करवाते हैं उसी का J पॉइंट है और A इस वायर का AJ एट विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। बोला ये जो लेंथ है AJ ये कितना होगा उस समय जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ये हम पोटेंशियोमीटर एक्सरसाइज में पढ़ भी चुके हैं कि बैटरी को जब हमको बैटरी का EMF मेजर करना होता है उसको हम सेकेंडरी सर्किट में ऐड करते हैं पोटेंशियोमीटर के, और गैल्वेनोमीटर को लगा के हम जैक को स्लाइड करके चेक करते हैं किस जगह पे डिफ्लेक्शन हमारा 0 आ रहा है, और हमको यहाँ पे आके मिल गया 0 डिफ्लेक्शन। जब 0 डिफ्लेक्शन उसका मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस, ये ऊपर वाले लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है एग्जैक्टली वो इसके EMF के बराबर हो। मतलब AJ के अक्रॉस अगर ये B है कुछ तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए E/2। पहले तो AJ जो वायर है ये इसके प्राइमरी सर्किट में कनेक्टेड है, तो इस वायर के पूरे AB वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा वो देखते हैं। AB वायर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा VAB अगर बोले तो वो हो जाएगा इस 12R इसका रेसिस्टेंस है, इससे होके जो करंट जा रहा होगा इनटू इसका रेसिस्टेंस। तो करंट इस सर्किट में अगर देखिएगा करंट कितना फ्लो करेगा ये I निकालते हैं। ये करंट जो फ्लो करेगा सर्किट में वो सेकेंडरी सर्किट में नहीं इंटर करता है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सर्किट में आपका यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसमें कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। आपका जो भी करंट होगा ये प्राइमरी सर्किट में ही फ्लो करेगा। तो करंट का वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा। प्राइमरी सर्किट को सिर्फ हम देखते हैं, प्राइमरी सर्किट में क्या है ये EMF E है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r है, और इस वायर का बोला है AB का अगर रेसिस्टेंस के टर्म में लिखे तो 12R है इस AB वायर का।
तो आई करंट कितना फ्लो करेगा इसमें सर्किट में अगर हम निकाले तो आई बराबर हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस 12 प्लस आर 13R और ई इसका ईएमएफ है तो ई डिवाइडेड बाय 13R। यह आपका हो गया पूरा इस प्राइमरी सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो पूरे ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जो इसका रेजिस्टेंस है इंटू इससे होके कितना करंट फ्लो कर रहा है आई इंटू 12R। तो आपका वैल्यू कितना आ गया ई डिवाइडेड बाय 13R इंटू 12R। तो यहां से वैल्यू आ गया 12E डिवाइडेड बाय 30। ये आपका ई पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया ए बी वायर के अक्रॉस। और ये हम जानते हैं इसके अक्रॉस जो होता था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हम जो निकालते थे पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, वो कैसे आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का ये फायदा होगा कि आपको अगर लेंथ पता हो इस जे का कितना लेंथ है तो आप इसके अक्रॉस का पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर निकाले हम लेमडा बराबर होगा वी ए बी डिवाइडेड बाय इसका लेंथ वायर का, तो 12E डिवाइडेड बाय 13L। ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। हमको तो इसी का लेंथ निकाल के लाना है एजी का, मान लेते हैं ये स्मॉल एल है एजी का लेंथ। अगर स्मॉल एल है एजी का लेंथ तो भी बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था तो एग्जैक्टली इसके बैटरी सी के ईएमएफ के बराबर होगा, भी बराबर E/2। और इसका लेंथ अगर हमको माने हम स्मॉल एल और लेमडा हमको पता है तो लेमडा इंटू स्मॉल एल हो जाएगा, लेमडा इंटू स्मॉल एल हो जाएगा इसका वैल्यू। और यहां से आप लेमडा का वैल्यू पुट कीजिए और स्मॉल एल यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। E/2 इज इक्वल टू लेमडा कितना है हमारा 12E डिवाइडेड बाय 13L ये स्मॉल एल। यहां से आप E और E कैंसिल हो जाएगा, ये 13 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12 बेस में आ जाएगा, तो 13 डिवाइडेड बाय 24 इंटू एल। ये आ गया लेंथ आपका एजे का, यही लेंथ हमारा एजे का फाइंड आउट करना था हमको। सिंपल है ये। अब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से अगर देखें दोबारा से कि पोटेंशियोमीटर क्या कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है ये एल कैपिटल एल, और बोल रहा है ये प्राइमरी सर्किट में जो कनेक्टेड है डायग्राम ये गिवन है, डायग्राम जो गिवन है कि प्राइमरी सर्किट में कनेक्टेड है विथ बैटरी डी से, और उस बैटरी डी का ईएमएफ दे रखा है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। खुद इस वायर ए बी का रेजिस्टेंस दे रखा है 12R। तो आप इस ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो। पोटेंशियल ड्रॉप हम निकाले इस वायर के अक्रॉस तो कितना आ गया, पहले तो आई करंट निकाले कितना फ्लो करेगा, आई निकला हमारा ईएमएफ ई है बैटरी इसको जो पावर सप्लाई कर रहा है, टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है 12 प्लस स्मॉल आर 13R। तो यहाँ से हमारा आई आ गया E/13R, और भी ए बी का खुद का रेजिस्टेंस 12R है इंटू आई, तो हो गया हमारा 12E/13। तो हमारा लेमडा जो है जो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट यूज करते हैं जनरल उसको हम निकाल के लाए, तो टोटल इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ डिवाइडेड बाय इसका लेंथ 12E/13L। और बॉटम में सर्किट जो है सेकेंडरी सर्किट उसमें सी बैटरी लगा हुआ है जिसका ईएमएफ E/2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस 3R है। एक बार ध्यान से देखें तो ये 3R जो है इसका कोई काम का नहीं है, क्योंकि जब ये नो डिफ्लेक्शन शो करता है तो उस समय जो इसके टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो इसके ईएमएफ के बराबर होगा, कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा इससे होके, तो स्मॉल आर के वजह से कोई ड्रॉप नहीं होगा। जो एग्जैक्ट इसका ईएमएफ होता है वही इसके टर्मिनल का भी पोटेंशियल आता है। तो भी जो आएगा ये एजे जहां बैलेंस कर रहा होगा उसको एग्जैक्ट इसके E/2 के बराबर होना चाहिए, तो भी बराबर E/2 और लेमडा इंटू स्मॉल एल, मान के चल रहे हैं स्मॉल एल लेंथ पे मिल गया होगा इसको, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से पुट किया और स्मॉल एल हमारा आ गया 13/24 इंटू एल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइट साइड में जो है क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िए, फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स बाय स्टेप क्वेश्चन करें, तो क्वेश्चन कोई लेंदी नहीं होता है। अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। इस वाले क्वेश्चन में आप देखो तो क्या कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स रेटेड, जिस पे रेटेड लिखा हुआ है कि B1 जो पहला वाला बल्ब है उस पे 25 वाट और 220 वोल्ट
दूसरा B2 बल्ब है जिसपे 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन दोनों को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। अक्रॉस और 220 वोल्टेज सोर्स, एक अक्रॉस इसके 220 वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस इसको कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज में। ये दो बल्ब है आपका जिसको कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज में 220 वोल्ट के साथ। वोल्टेज सोर्स है जो 220 वोल्ट का, उसके साथ इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। तो बोल रहा है इफ 25 वॉट एंड 100 वॉट आर ड्रॉन पावर P1 एंड P2 देन फाइंड P1 एंड P2। P1 और P2 क्या होगा, आपको पावर निकालना है। पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो पावर बराबर क्या होता है कि इसके अक्रॉस क्या करंट फ्लो कर रहा है हमको पता चल जाए तो इसका रेसिस्टेंस, ये पावर अगर इस B1 है B2 है, अगर ये P1 पावर ड्रॉप कर रहा है ये P2 पावर ड्रॉप कर रहा है, P1 पावर बराबर हो जाएगा I, जो इससे होकर करंट सीरीज में क्या होता है I² इंटू R1, और P2 के लिए I² इंटू R2। एक तो हमको I निकाल के लाना है, दूसरा इसका R1 और R2 भी नहीं पता हमको। I निकालने सबसे पहले हम R1 और R2 निकालते हैं। R1 और R2 हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस का उस पे जो रेटेड होता है पावर और उसका वोल्टेज, उसको उसके हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। तो B1 का जो रेटेड है 25 और 220 वोल्ट, तो पावर बराबर R बराबर क्या होता है V, जो रेटेड होता है V² डिवाइडेड बाय जो पावर उसका रेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ से R1 बराबर हो जाएगा, जो इस पे R1 V उसका कितना है 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ से हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 25। अभी हम कैलकुलेशन यहाँ पे हम करते नहीं है क्योंकि आगे हम करेंगे तो लगता है इजी हो जाएगा, जो भी अवेलेबल डेटा है वो आपस में कैंसिल होने का चांस है। तो अभी इसको रखते हैं। R2 बराबर हो जाएगा ऐसे ही 220 वोल्ट उसका भी रेटेड है, तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका कितना पावर रेटेड है 100, तो हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से तो लिख सकते हैं 22 इंटू 22, 0 0 कैंसिल हो गया। इतना आपका रेसिस्टेंस इसका चल रहा है और ये पहले वाले का रेसिस्टेंस, दोनों का रेसिस्टेंस आपको पता चल चुका है सर्किट में। और इसको सर्किट में हम कनेक्ट किए 220 वोल्ट के साथ, तो करंट कितना विड्रॉ होगा आपको देखो। करंट क्या विड्रॉ होगा, टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में है दोनों, तो R1 प्लस R2 और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, तो आपका 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ये आपका करंट हो जाएगा। और यहाँ से अगर करंट को निकाले तो 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 और R2 का यहाँ से वैल्यू रख दो। R1 का वैल्यू है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 25, और R2 का वैल्यू भी अगर ऐसे ही रख दे तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से आप इजी देखो क्या है कि 220 इंटू 220 दोनों में है तो कॉमन ले लो आप 220 इंटू 220, और आपका इधर क्या बच के आ रहा है 1/25 प्लस 1/100। ठीक है, यहाँ से 220 220 कैंसिल, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 1/220 इंटू, इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे हम तो यहाँ आएगा एलसीएम 100 4 टाइम्स प्लस 1, ये आ गया। रिजल्ट क्या आ गया 100 ऊपर गया मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय 220 इंटू 5, ये आपका रिजल्ट आया है आई का। आई आपको जैसे ही पता चल गया, आप यहाँ से आई कट करके निकाल ले अगर तो 20 टाइम्स 0 0 कैंसिल 1/11 आ रहा है एम्पियर आपका आई। आई जैसे ही पता चल गया, R1 R2 आपको ऑलरेडी पता है, तो आप P1 और P2 निकाल सकते हैं। P1 और P2 यहाँ से क्या हो जाएगा, P1 का वैल्यू हो जाएगा आई हमारा 1/11 है, 1/11 का 2 टाइम्स I², R1 कितना है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 25। यहाँ से देखो 2 टाइम्स 20 टाइम्स, ये भी 20 टाइम्स, और ये 5 5 4 4 4 इंटू 4 16 वॉट। P1 आ गया 16 वॉट, तो P2 कितना आएगा वो अभी कैलकुलेट करें तो 1/11 इंटू 1/11, और R2 का वैल्यू अगर रख दे यहाँ से, ये जो आया था 22 इंटू 22, तो 22 इंटू 22 आ जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 4 वॉट। सिंपल है, दोनों का रिजल्ट आ गया आपका। P1 कितना आया है, यहाँ आप कैलकुलेशन खुद से कर लेना। अगर आपको ये ज्यादा वो लग रहा है तो आप आराम से अपने से कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू
आपका रिजल्ट में 1/11 इंटू 1/11 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 25। ये इग्नोर करने का फायदा हुआ यहाँ पे कि कैलकुलेशन आपका इजीली हो गया। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे 16 वाट आएगा, P2 यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 4 वाट आया। क्वेश्चन क्या था कि दो इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसपे रेटेड है 25 वाट 220 वोल्ट और दूसरे वाले पे 100 वाट और 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किया गया अक्रॉस अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। उसको वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस किया गया जिसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। और बोल रहा है कि वोल्टेज अगर ये बल्ब जो है आपका 20 वाट और 25 वाट और 100 वाट का जो बल्ब है वो P1 और P2 पावर विड्रॉ कर रहा है, तो P1 और P2 का क्या वैल्यू होगा। पहले तो आप कनेक्शन यहाँ डायग्राम से देख लो, सीरीज में है दोनों, तो सीरीज में हमको क्या होता है आई हमको पता चल जाए तो दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं पावर। तो आई कैलकुलेट करना हमारा मेन फोकस था। तो पहले तो दोनों को आई कैलकुलेट करने के लिए दोनों का क्या रेसिस्टेंस है ये पता चल जाए। और रेसिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, हम थ्योरी में देख चुके हैं कि रेसिस्टेंस जो है हम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं इसका रेटेड वैल्यूज को। रेटेड वैल्यूज में इसका V0 जो वोल्टेज दिया हुआ है डिवाइडेड बाय इसका पावर होता है, V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। तो यहाँ से R1 आप कैलकुलेट कर लिए दोनों का V0 और पावर का वैल्यू पुट करके, और R2 यहाँ से कैलकुलेट कर ली। R1 और R2 दोनों का रेसिस्टेंस आपको पता चल गया है, वोल्टेज आपको पता है सर्किट में। तो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है, वोल्टेज पता है, तो करंट डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, सीरीज में दोनों रेसिस्टेंस आपस में ऐड हो जाएंगे। और यहाँ से हमारा रिजल्ट आया है 1/11 एम्पियर। ये कैलकुलेशन आप अपने से कर लेना, 1/11 एम्पियर। और यहाँ पे इसी वैल्यू को पुट कर दिए तो P1 हमारा रिजल्ट आया है 16 वाट और P2 का रिजल्ट आया है 4 वाट। तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, आप समझने खुद से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए, और इसके हेल्प के लिए आप वीडियोस भी देख सकते हैं जो पढ़ा हुआ है। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को। थैंक यू।